Good afternoon, students. Today we are going to do the analysis of economics CUET UG 2024 question paper. आज हम एनालिसिस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के CUET UG के क्वेश्चन पेपर का जो 2024 में आया है और अभी तुरंत ही एग्जाम हुआ है. इस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस माइक्रो से आए हैं, कितने मैक्रो से आए हैं और कितने इंडियन इकोनॉमी से आए हैं, फ्यूचर में क्या चांसेस हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके इंडियन इकोनॉमी से आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस माइक्रो से और कितने मैक्रो से आने वाले हैं, ये सारी स्टडी देखेंगे. प्लस कैसे क्वेश्चंस आए थे इसकी स्टडी देखेंगे, उसके आंसर्स क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे थ्रू दिस वीडियो. तो बने रहिएगा लास्ट क्वेश्चन तक. नाउ जैसे कि हम सब जानते हैं कि CUET का एग्जाम अभी हुआ है और वहाँ पे 50 क्वेश्चंस आते हैं. इन इकोनॉमिक्स आई एम टेलिंग यू 50 क्वेश्चंस आते हैं, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 40 क्वेश्चन, राइट. इसके जो मैक्सिमम मार्क्स है दैट इज 200. तो 200 नंबर का जो है आपका ये एग्जामिनेशन था जिसमें हर एक सही क्वेश्चन का 5 मार्क्स था. ओके सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी क्वेश्चन CUET में आए थे उनके बारे में. सबसे पहले हमें पता है कि 200 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर होता है. इसमें 5 मार्क्स आपको मिलते हैं फॉर ईच करेक्ट आंसर और -1 है आपका फॉर ईच रॉन्ग आंसर. तो इसका मतलब है अगर आपने एक गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, एक गलत आंसर आपने मार्क कर दिया तो आपके -1 हो जाएंगे. वहीं पर अगर आपने एक सही आंसर मार्क किया तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे. ये एक प्लस पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए. इस साल ये एग्जाम ऑफलाइन हुआ था जिसकी वजह से इसका ड्यूरेशन बढ़ाकर 1 आवर कर दिया गया था, यानी कि 60 मिनट्स में ये पेपर किया गया था. नाउ कमिंग अप टू नेक्स्ट थिंग इज कि माइक्रो से कितने क्वेश्चंस आए थे, मैक्रो से कितने आए थे और इंडियन इकोनॉमी से कितने क्वेश्चंस आए थे. सबसे पहली चीज माइक्रो से यहाँ पर 9 क्वेश्चंस आए थे. तो माइक्रो का 9 क्वेश्चन का पोर्शन है. आई एम टेलिंग यू कि 50 क्वेश्चंस में से कितने आए थे. तो 9 क्वेश्चंस आए थे माइक्रो से. फिर हमारे 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं मैक्रो से. मैक्रो से हमारे 18 क्वेश्चंस आए हैं. एंड इंडियन इकोनॉमी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, दैट इज 23. यानी कि इंडियन इकोनॉमी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उन क्वेश्चंस का नंबर ऑफ क्वेश्चंस था 23. सो माइक्रो 9, मैक्रो 18 एंड इंडियन इकोनॉमी 23 थे. Now coming up to next thing that is we have to see the questions कि questions कैसे थे, उनका लेवल कैसा था. माइक्रो के questions बहुत ज्यादा आसान थे, आप अभी देखेंगे. जो 9 questions मैं आपको बता रही हूँ we are going to discuss those 9 questions now. So let's start with the first question. Dash is the market where economic agents can freely exchange their endowment with each other. ये कौन सा मार्केट है? ये मार्केट इकोनॉमी है. इसमें मार्क किया हुआ है या टिक किया हुआ है स्टूडेंट्स, ये किसी एक स्टूडेंट के थ्रू हमें दिया गया है जिसने ये एग्जाम दिया है. सो ये एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है. सेट बी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर. सेट ए, सेट सी या जो भी सेट्स हमारे पास हैं वो सारे क्वेश्चन शफल्ड फॉर्म में होते हैं. सो आप ये देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, मार्केट इकोनॉमी है. देन इफ आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. सो वी विल सी अगेन दैट मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. ये चीज सही दी हुई है. दूसरा है टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एकदम गलत दिया हुआ है. थर्ड इज मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0 एट द लेवल व्हेन टोटल यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये बिल्कुल सही है. नेक्स्ट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल rate of substitution does not affect indifference curve, ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है. एंड लास्ट इज indifference curve slopes downward left from left to right, that is correct. तो इसका मतलब है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन ई सही है, यानी कि आंसर जो है सेकेंड वाला आपका सही जाएगा. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि आपको मैच करना है. अब मैच द कॉलम वाले बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना था कि विच वन इज द करेक्ट और सूटेबल आंसर. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम है, एक्सेस सप्लाई है, इंफीरियर गुड्स एंड प्राइस सीलिंग है. इनकी डेफिनेशन सबको पता है. तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी देख लेते हैं या लिस्ट 2 देख लेते हैं जिसमें दिया हुआ है प्लान्स ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स एंड फर्म्स इन द मार्केट मैच, यानी जब ये मिलता है तो क्या होता है,
डिमांड डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इनकम, तो ये तो पक्का इंफीरियर गुड्स का है, तो यानी कि सी जो है वो आपका 2 से मिल रहा है। सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड, सो ये ऑब्वियसली आपकी एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। एंड प्राइस सीलिंग क्या है, इम्पोजिशन ऑफ अपर लिमिट बाय द गवर्नमेंट, ये सामने सामने आपके करेक्ट आंसर्स हैं। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम इस हिसाब से देखें तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। नाउ coming up to next question which is question number 4, तो question number 4 क्या कह रहा है, when elasticity of demand curve is 1 at every point, तो obviously इस बच्चे ने गलत आंसर मार्क किया है, आंसर होगा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है वो शो करता है कि हर लेवल पे जो आपकी इलास्टिसिटी है वो 1 है। सो इस तरह की जो मिस्टेक्स होती है ना, हमें लगता है कि 1 है तो इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक होगा, बट दैट इज नॉट करेक्ट, right? So rectangular hyperbola is the correct answer for this particular question. Now coming up to next question, it says according to theory of consumer behavior, inequality yani P1 x1 P2 x2 is less than or equals to M. Now what is this M? M is MRS, marginal rate of substitution. जब आप कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ते हो थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तो ये चीज आप देखते हो। नाउ ये है क्या, दिस इज बजट कंस्ट्रेंट, अगेन उस बच्चे ने मार्क किया है बजट, बट द करेक्ट आंसर इज बजट कंस्ट्रेंट। तो ये भी आपको हमारी सीवीटी यूजी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि व्हाट इज बजट कंस्ट्रेंट, व्हाट इज बजट सेट, व्हाट इज बजट लाइन, व्हाट इज बजट। सो ये सारी चीजें भी हमें यहाँ पर देखने की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यहाँ पे आप स्टेटमेंट देखिए, which one is the correct statement that you have to see, that the first thing is Adam Smith is termed as father of modern economics, that is correct. J.M. Keynes give the theory of income output, ये बिल्कुल सही है। फोर सेक्टर मॉडल क्या है, C plus I plus G plus X minus N, that is correct. Store of value is a primary function, नहीं भाई, primary function कैसे हो जाएगा store of value? Store of value is your secondary functions of money, so ABC is the correct answer, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन 2 is the करेक्ट ऑप्शन, जो आंसर आपका सही है इसमें। नाउ नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रीअरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आप इसको रीअरेंज करिए। तो देखते हैं, आपका जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आया था 1936 में, आप नाम नोट कर लीजिए, यू हैव टू लर्न दीज ईयर्स, यू हैव टू सी दीज एजेस, और आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है, तो मैं वो अरेंज नहीं करूंगी, वो आप खुद करेंगे। आई एम टेलिंग यू द ईयर एग्जैक्टली। नाउ महानलोबिस, ये मैंने आपको पढ़ाया था, शायद ये क्लास में हमने पढ़ा भी था। इट केम इन 1945। नेक्स्ट इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, एडम स्मिथ, 1776 में ये बुक पब्लिश हुई थी। दिस वाज द वेरी फर्स्ट बुक पब्लिश्ड बाय एडम स्मिथ। सो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन वाज द नेम ऑफ द बुक। नाउ द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पीस बाय कीन्स 1990 में आया था। तो इस हिसाब से आप इसकी क्रोनोलॉजिकल एज में बता सकते हैं कि कब कौन सी थियरी आई थी। Now coming up to next question, इसको बंद कर दीजिए दरवाजा, वो हमेशा लॉक रखते हैं। Now coming up to next question, that is question number 8। तो question number 8 क्या है, if there is no government and no foreign trade then, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, और बहुत सारे बच्चों ने आफ्टर टॉकिंग टू देम उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। और क्यों नहीं अटेम्प्ट किया, क्योंकि दे वर क्वाइट कंफ्यूज। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, नो गवर्नमेंट नो फॉरेन ट्रेड, ना फॉरेन ट्रेड है ना गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर क्या है, जब बोला गया है कि फॉरेन ट्रेड नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू ट्रेडिंग इज इक्वल्स टू इम्पोर्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू 0। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों चीजें नहीं है। तो क्वेश्चन समझिए, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, बस समझने की देरी है। अगर आप समझ जाओगे क्वेश्चन तो आप आंसर भी सही कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सेज द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी इज 1100 एंड वैल्यू ऑफ रियल जीडीपी इज दिस। इसका फॉर्मूला क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर का, दैट इज नॉमिनल
upon real GDP multiply by 100, but यहाँ पर they have not multiplied it by 100, so you have to see the options also. So this one is the correct option, option 2 is the correct option, because उन्होंने यहाँ पे 100 से multiply नहीं किया but nominal upon real किया है, so they got the answer. Now next question is question number 10, and question number 10 क्या बोल रहा है, identify the correct statement, इनमें से सही क्या है. So stocks are defined over a period of time, flows are defined over a period of time, flows are defined at a particular point of time, stocks are defined at a particular point of time, GVA at factor cost plus indirect tax minus subsidies is equals to GVA MP. ये तो सही है, E option आपका. Next is stocks are defined over a period of time, flows are defined over a period of time. So flows are defined over a period of time, that is correct. Now stocks are defined at a particular point of time, that is also correct. So B, D and E, these three answers are correct. तो third option जो है वो आपका बिल्कुल सही माना जाएगा. Next, coming up to the next question, the question number 11, it says that if the supply of final goods is assumed to be infinitely elastic at constant price over a short period of time, aggregate output is determined solely by the value of aggregate demand. This is called, इसे क्या बोला जाएगा? Now aggregate supply, effective demand, aggregate demand, perfectly inelastic demand. इसका सही आंसर है effective demand, क्योंकि जब effective demand होगी तभी आपका aggregate output, आपका supply ये equal आएंगे. Next is nominal interest rate. Nominal interest rate. So nominal interest rate जो है इसका एक formula है, that is interest upon PT. Now what is PT? PT is, this is your principal and this is the time period. इन दोनों को multiply करना होता है तब आपको ये मिलता है, लेकिन यहाँ जो formula लिखा हुआ है that is quite different. तो कौन सा है ये formula? सबसे पहले तो देख लीजिए oblique या upon में कौन सा आ रहा है, तो third वाला option आ रहा है. So real interest rate is your interest actually, and inflation rate आपको कैसे पता चलता है, जब आप principal and time को multiply कर देते हैं. तो इस तरह से आपको आंसर्स देखने हैं, किसका क्या फॉर्मूला बन सकता है, किसका क्या लॉजिकल आंसर बन सकता है. बहुत सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस है, बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस है. यू हैव टू सी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे और उस हिसाब से यू हैव टू आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, दैट वैल्यू ऑफ एमपीएस यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये 0.4 से 0.5 हो रहा है. So जब MPS आपका increase होगा तो value of multiplier will decrease. That is very simple. Now next is question number 14. Now question number 14 is paradox of thrift. Question number 14 is paradox of thrift. इसके बारे में हमें पढ़ना है. What is paradox of thrift? तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है, बिकॉज द क्वेश्चन इज नॉट सो क्लियर, बट पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बोलता है कि जब हमारी सेविंग्स बढ़ जाएंगी तो हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा. इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, राइट? सो वी हैव टू सी दैट व्हाट इज दिस पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1. इफ ऑल द पीपल इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस देयर proportion of income saved, then the investment will decrease. So the same thing it says. तो ये हमें देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं. सिलेबस में जो लिखा हुआ है और सिलेबस में जो चीज़ें दी हुई हैं उसके बियॉन्ड भी यू हैव टू स्टडी अ लॉट, बिकॉज बहुत कनेक्टिव चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी. अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 15 and 16. Now dash depicts what has actually happened, जो already हो चुका है, so that is exposed. So exposed हो जाएगा what has actually happened. Next, the value of investment multiplier is 5 and increase in income is 800. तो formula आपको मैं बता देती हूँ. The formula is delta y upon delta I and multiplier का formula है, multiplier की value 5 दे रखी है, increase in income 800 दे रखा है. Now you can easily calculate and find out your answer. So increase in income is your 800, value of multiplier is your x, exchange करिए, आंसर निकालिए and you will get 160, right? इस तरह के क्वेश्चंस दे रखे हैं. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस बार कुछ कम आए हैं बिकॉज कैलकुलेटिव क्वेश्चंस कम
आने का रीज़न, सबसे पहला रीज़न ये है कि इंडियन इकोनॉमी से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। सो इंडियन इकोनॉमी को हमें बहुत अच्छे से देखना है, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी अगर आप बहुत अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप फिर कितनी भी आप स्टडी कर लो, माइक्रो कितना भी पढ़ लो, मैक्रो कितना भी पढ़ लो, इट इज़ नॉट एबल टू गिव यू दैट रिजल्ट जो आपको चाहिए। Now next question is question number 17, which is asking which of the following statements are true. इसमें से कौन सा statement आपका सही है? So statement 1, quantitative tool control the extent of money supply by changing the CRR, that is correct. Next is there are two types of, नहीं, outright and upright नहीं होता है, इसके अलावा भी और parts होते हैं. A fall in bank rate can decrease the money supply, that is also wrong. Next is selling of bond by RBI leads to reduction in the quantity of reserve, that is correct. And the last is the RBI can influence money supply by changing the rate at which it gives loan to the commercial bank, correct. So answer 4 या option 4 जो है वो आपका सही आंसर माना जाएगा यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैच द कॉलम आपको करना है, तो आप देख लीजिए मैच द कॉलम आप कैसे करोगे. बैंक रेट दिया है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजें दे रखी है. नाउ रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट इन विच सेंट्रल बैंक बोरोज फंड्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक. तो एकदम सामने सामने इसका आंसर दे रखा है. अब इस तरह से आप पता कर सकते हो, अगर आपको बाकी चीजें नहीं पता है एंड यू आर सेइंग कि ये एकदम एग्जैक्ट आंसर मुझे पता है, दैट इज डी का आंसर 4 है, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो ये आपका सेकेंड ऑप्शन है इसका आंसर यही होगा, ठीक है, क्योंकि और यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस नहीं है. तो इस हिसाब से यू कैन सी कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक. कई बच्चों ने मार्केट कंट्रोल्स द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू डिफरेंट रेट्स. नहीं भाई, ये वाला तो फंक्शन है. बेसिकली आंसर है थर्ड, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड गिव लोन्स टू द पीपल. कहाँ से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है और कहाँ से लोगों को लोन्स दे रहा है. तो इस तरह की सिली मिस्टेक्स हमें नहीं करनी चाहिए. वी हैव टू सी कि कौन सा क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होना चाहिए. और यहाँ पे एक टर्म दिया है नॉट. वी ऑफन अवॉइड दिस टर्म कि हाँ हमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है सही से. प्लीज रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड आंसर अकॉर्डिंगली. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, that is question number 19 to 22. So question number 19 is article 112. आर्टिकल 112 किसके बारे में बात करता है? दैट्स करेक्ट, यूनियन बजट के बारे में बात करता है, बेसिकली फाइनेंशियल चीजों के बारे में बात करता है. नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस, अभी सेकंड क्वेश्चन ये आ रहा है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से आपको देना है. जैसे कि स्मिथसोनियन अग्रीमेंट कब है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WTO, ब्रिटेन वुड्स एंड गोल्ड स्टैंडर्ड कब कब आया था, कौन से ईयर में आया था, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको आंसर देना है. सो कमिंग अप टू द फर्स्ट थिंग, स्मिथसोनियन ये आया था आपका 1971 में, राइट. सेकेंड जो आपका ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस थी, तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस आई थी आपकी 1994 में, ठीक है. यू शुड नो द ईयर्स, क्योंकि जितनी चीजें आप इंडियन इकोनॉमी में पढ़ रहे हो, कब स्टार्ट हुआ था, कौन पार्टिसिपेंट था, किस मंथ में स्टार्ट हुआ था, ऑल ऑफ द थिंग्स यू शुड नो. नेक्स्ट इज ये आया था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WTO, दैट इज 1995, तो 1995 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था. एंड 1879 में आया था गोल्ड स्टैंडर्ड. तो इस हिसाब से आप क्रोनोलॉजिकल एज में इसे लगा सकते हो और खुद अरेंज कर सकते हो. Now the next question is question number 23 and 24. So under flexible rate system, now flexible बोला है, तो flexible का मतलब है depreciation और appreciation. ना इसमें devaluation आएगा, ना इसमें revaluation आएगा. depreciation and appreciation में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है the price of domestic currency in terms of foreign currency increases, it means हमारी वैल्यू बढ़ रही है. तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये appreciation हो गई. It is not revaluation, it is appreciation because it comes under flexible exchange rate system. Next is again we have match the column. तो match the column के हमारे पास 3 questions अभी तक आ चुके हैं, तो काफी questions इससे related आ रहे हैं. Pegged exchange rate system, managed floating is also known as dirty floating. Bretton Woods conference and third element of BOP. ये आपको देखना है कि भाई क्या इसमें दे रखा है. So option 2 is correct. दैट इज ए का सेकेंड ऑप्शन है, दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसे पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं. और पेग्ड क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है, इट डज नॉट चेंज थ्रू आउट द ईयर.
सो अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू सी कि कौन से टर्म्स किससे मैच कर रहे हैं. Coming up to next question, question number 25 and 26, that is casualization of workforce would result in. तो casualization of workforce का आंसर हो गया decrease in the vulnerability of workforce. Next is choose the correct. फिर से chronological order, ये fourth question है जो chronological order पे आ रहा है. ये देख लीजिए नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कब आया था, थर्ड 5 ईयर प्लान कब आया था, और नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई कब आया था. सो 1982 में आया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, 1982 में ये एस्टैब्लिश हुआ था. नाउ 2003 में आया है आपका फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बजट मैनेजमेंट एक्ट. सो दिस इज 2003. नेक्स्ट इज थर्ड 5 ईयर प्लान. थर्ड 5 ईयर प्लान 1961, सबको पता है 1961 से 66 के बीच में आया था. नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई 1949. 1949 आज़ादी के बाद नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई हो गया था. सो इसकी क्रोनोलॉजिकल एज आप इस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, इस हिसाब से लगा सकते हो. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, 28 एंड 29. सो question number 27 says that dash implies that resource extraction is not above the rate of regeneration of resources and waste generated are within the assimilation capacity of the environment. तो ये क्या है? This is your carrying capacity. ये सारी चीजें हमें पढ़नी है और ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए. नाउ राइट टू एजुकेशन में एज है 6 to 14, ये भी हमें पता होना चाहिए. 6 to 12 जो है इट इज नॉट अ करेक्ट आंसर. फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया. सो सबसे पहले सबसे ज्यादा किससे होता है? न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी है हमारी कंट्री में दैट इज 3%. थर्मल एनर्जी इज 65%. ये आपका न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी 10% है, और हाइड्रो जो है वो आपका आ जाएगा यहाँ पर 22% पे. सो इसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो कि सबसे ज्यादा थर्मल, सेकंड नंबर पे फिर हाइड्रो, थर्ड नंबर पे फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड लास्ट आपका न्यूक्लियर आ जाएगा. सो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है. नाउ ये सारी चीजें इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है. इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर, और ये सारी चीजें भी उसी से रिलेटेड है. नाउ फिर से सीक्वेंस पूछा गया है, फिर से एक क्रोनोलॉजिकल एज पूछी गई है. तो आप देखिए कि ईयर बेस्ड कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं. सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है, मतलब हमें डेट्स, ईयर सब कुछ याद होना चाहिए. अगर हम क्वेश्चन नंबर 30 देखें तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपका कंपटीशन एक्ट जो है वो आ रहा है आपका 2002 में. सो कंपटीशन एक्ट सबसे लेटेस्ट है, 2002 में कंपटीशन एक्ट आया है. नेक्स्ट आपका फेमा 1999. ठीक है, फेमा है 1999 एंड फेरा है 1973. तो फेरा हटा और फेमा आया, यानी इसने इसको रिप्लेस कर दिया. एमआरटीपी एक्ट, एमआरटीपी क्या है? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. तो एमआरटीपी एक्ट जो आपका आया था वो आया था 1991 में. तो इस हिसाब से यू कैन अरेंज दीज थिंग्स. नाउ द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये कहाँ पे हुआ था? चाइना में हुआ था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड. सो क्वेश्चन नंबर 31 इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड, और ये 1958 में आया था. ये सारे ईयर्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस है, मोस्टली जो क्वेश्चंस है उसमें आपसे ईयर पूछे जा रहे हैं. सो यू शुड नो कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उसके आंसर्स क्या होंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33. फिर से ग्रेट लीप फॉरवर्ड, एक और क्वेश्चन इसमें आया हुआ है. कॉमन फ्यूचर, ब्रिटलैंड कमीशन, माओ ज़ेडोंग. सो ये सारे क्वेश्चंस हैं. अब इसका मैच करना है हमें. तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड है, ये आप देख लीजिए कि कहाँ पर क्या चीज हो रही है. क्वेश्चन नंबर 32 है. सो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा सेकंड. स्टूडेंट ने बिल्कुल करेक्ट मार्क किया है. दैट इज ए का सेकंड पोर्शन है, यानी कि आपका ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है वो आ गया एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन अ मैसिव स्केल. फिर बी का आपका थर्ड हो गया, दैट इज योर इंट्रोड्यूस द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन. और इस तरह से आप सारे मैच देख सकते हो. नेक्स्ट इज सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. तो सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? 1970 से मिड 1980 के बीच में था. तो ये सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? ड्यूरिंग 1980
ड्यूरिंग 1980 द ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान इंप्रूव्ड। क्यों इंप्रूव हुआ था? हमें लगता है गुड हार्वेस्ट की वजह से, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ था? सस्टेनेबल एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, एकदम से इनके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए थे, दैट्स व्हाई इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था। नेक्स्ट इज व्हेन देयर इज अनएक्सपेक्टेड राइज इन द सेल्स। कब अनएक्सपेक्टेड राइज इन द सेल्स हो जाएगा? ऑप्शन 1, एग्रीगेट डिमांड वुड डिक्लाइन। ऑप्शन बी, there will be unplanned accumulation of inventories, there will be unplanned decumulations of inventories, and normal profit would be lower. This is your question number 35. So answer will be the normal profits would be lower. सेल्स बढ़ेंगी तो नॉर्मल प्रॉफिट्स जो हैं वो लोअर हो जाएंगे। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि एकदम से आप सेल बढ़ा रहे हो, डिमांड तो उतनी है नहीं, तो आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा डिक्लाइन करेगा। लास्ट इज ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन करेंसी डिपॉजिट रेशियो, सीडीआर। सीडीआर क्या होगा? इंक्रीज करेगा ऑब्वियसली। कुछ बच्चे मार्क कर रहे हैं डिक्रीज, बट डिक्रीज इज नॉट अ करेक्ट आंसर, सो यू शुड नो कि ये इंक्रीज करेगा फेस्टिवल सीजन में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। सो यूरोपियन मॉनेटरी यूनिट, यूरोपियन मॉनेटरी यूनिट। नाउ हर जगह पर अगर आप ये सर्च कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 37, सो इसका आंसर आ रहा है 1992। 1992 जहां पे भी आप सर्च करोगे आंसर आ रहा है 1992, which is not there in the option. So if you're finding the correct answer here from these options, you can mark. Otherwise, the correct answer is 1992, which is not given in these options. So ये जो question है इसमें आपको marks मिल जाएंगे. Next is identify the correct statement in the context of circular flow of income in two sector model. So इसमें correct statement बताना है हमें, not correct, incorrect, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सही है? दैट इज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ये सही है, बाकी सारी चीजें गलत दे रखी हैं। हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर सर्विसेज, नहीं भाई, हाउस होल्ड तो खुद ही फैक्टर सर्विस दे रहा है। हाउस होल्ड इन्वेस्ट, हाउस होल्ड नेवर इन्वेस्ट। हाउस होल्ड सप्लाईज, हाउस होल्ड नेवर सप्लाईज। सो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, that is identify the correct set of statement. That is ex ante saving represents what is actually planned to save, ex post what is this, what is that. ex ante, ex post हम सबको पता है कि ex ante क्या होता है, हम सबको पता है कि ex post क्या होता है। So the correct answer is A and C, which says that ex ante saving represents what is actually planned to save. हमने plan लिखा हुआ है तो actually word पे मत जाइए, plan पे जाइए, plan to save। एंड सी ऑप्शन कह रहा है एक्सपोज सेविंग डिपिक्ट्स व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, क्या एक्चुअली हुआ है। सो ये सारे आंसर्स हैं, इनको आप देखते रहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, अगेन वी हैव मैच द कॉलम्स। सो मैच द कॉलम जो है वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बार बार आ रहा है। करेक्ट आंसर आपका क्या है इसमें? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, which says that annual financial statement क्या है? मेन बजट डॉक्यूमेंट है, ये बिल्कुल सही है। फिर बी आपका क्या कह रहा है? कैपिटल रिसीट्स क्या है आपकी? कैपिटल रिसीट्स है इट क्रिएट लाइबिलिटीज एंड रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या होगा? इफ यू आर बोरोइंग मनी, लाइबिलिटी बढ़ेगी और आपके एसेट्स कम हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। प्लस एक्सपोर्ट आर मोर देन इम्पोर्ट्स, तो अगर एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इम्पोर्ट्स हो रहा है तो ट्रेड सरप्लस हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो इसका मतलब है ऑप्शन जो 2 है वो एकदम सही ऑप्शन है, सही आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42। यहाँ पे क्या दिए हुए हैं? यहाँ पे पैराग्राफ दिए हुए हैं, अनसीन पैसेज दे रखे हैं। सो अनसीन पैसेज में आप देखिए, अनसीन पैसेज में इसी के थ्रू आपको आंसर देना है। यहाँ पर पैसेजेस जो भी दे रखे हैं, पैसेजेस आप पढ़ के तुरंत आंसर्स निकाल सकते हैं, पैसेजेस से के अलग कुछ भी नहीं दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 ले लीजिए, या फिर आगे क्वेश्चन नंबर आप 46 ले लीजिए, 47, 48 या फिर 50 तक ले लीजिए। ये सारे अनसीन पैसेजेस बेस्ड क्वेश्चंस है और इसका आंसर अनसीन पैसेज में ही दे रखा है। ये पहली बार सीयूईटी के इतिहास में हुआ है कि क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको पैसेज से ही मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है राइट, सो ऑप्शंस फॉर means I have to read the questions. No. अच्छा ठीक है। सो
ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45, ये हम लोग कर चुके हैं। हम आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज ऑब्वियसली अनसीन पैसेज के आंसर्स आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज योर कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स। तो ये वो वाला ऑप्शन है। नाउ अगर हम ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर है 3। सो ऑब्वियसली बच्चे आराम से कर लेंगे क्योंकि अनसीन पैसेज है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करते हैं, सो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर जो है दैट इज योर आंसर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो ऑप्शन है सही वो है 3। सो अगेन द आंसर्स आर फ्रॉम योर अनसीन पैसेजेस। इस तरह से आप देख रहे हो कि माइक्रो से सबसे कम और इंडियन इकोनॉमी सबसे ज्यादा है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूईटी के लिए तो आप सबसे ज्यादा फोकस करिए इंडियन इकोनॉमी में, माइक्रो के ऊपर और मैक्रो के ऊपर। सबसे ज्यादा इंडियन इकोनॉमी, फिर मैक्रो और फिर माइक्रो। अगर आप एग्जाम दे चुके हैं तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि हमने सारे आंसर्स डिस्कस किए हैं और क्यों किसका आंसर क्या होगा ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपकी कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स दे सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल के जवाब हम दे सकें। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने रिप्लाईज, अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस के सारे जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।